प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों और छोटी छोटी रक्षाबंधनों, सबको जय माता की। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में जानकर आपको बड़ी खुशी होगी, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक ऐसे मुकाम को हासिल किया जिसको पाना, जहाँ पे पहुँचना हम सबका सपना होता है। आदरणीय प्रांशु जी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। वो हमारे कोचिंग के ईयर 13-14 के टॉपर्स में रहे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की इस पद पर पहुंचने के लिए। मैं बता दूं आप सभी को कि आदरणीय प्रांशु जी सतीश धवन स्पेस सेंटर पर साइंटिस्ट के पद पर शोभायमान है। उनके बारे में अब मैं ज़्यादा क्या कहूं, खुद ही प्रांशु जी अपना परिचय आपको देंगे। प्रांशु जी। थैंक यू सर, मुझे इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए, जिससे कि मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस बच्चों को शेयर कर सकूं, जिससे वो इस एक्सपीरियंस का यूज़ करके फ्यूचर में कुछ कर सकें। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं एक्चुअली सर के कोचिंग का एक स्टूडेंट हूँ, जो मैंने 11th-12th यहाँ से सर के बैच से किया है। उसके बाद मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंदौर से। देन मैंने 18 में एमटेक के लिए ज्वाइन किया वारंगल में। उसी समय मैं 2019 में मैंने इसरो का रिटन एग्ज़ाम दिया था, उसमें जिसका रिज़ल्ट मई में आया था, जिसमें मेरा रिटन क्लियर हो गया था। लेकिन कोरोना के कारण क्या हुआ कि मेरा एक इंटरव्यू डिले हो गया, जिसका इंटरव्यू 2021 में हुआ। और 2021 में इंटरव्यू देने के बाद मेरा वो इंटरव्यू क्लियर हुआ और मुझे ये साइंटिस्ट की पोस्ट मिली। और उसी पोस्ट में मैं अभी सतीश धवन स्पेस श्रीहरिकोटा में साइंटिस्ट के पद पर कार्य कर रहा हूँ। प्रांशु जी, आप साइंटिस्ट के पद पर डायरेक्ट आ गए थे, इसके लिए आपने क्या तैयारी की? सर एक्चुअली जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था अपने बीटेक में, तब मेरे को जो इसरो का एग्ज़ाम होता है ICRB, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। उस समय पे मैं एमटेक के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा, नॉलेज मिला कि मेरे को इसरो में जाना चाहिए। प्रांशु जी, क्या आपकी पहली पोस्टिंग बतौर साइंटिस्ट ही हुई थी? नहीं सर, इस जॉब को ज्वाइन करने से पहले मैंने 2 और जॉब्स की हैं। इसमें मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन IST इंदौर, जहाँ पे मैं मैकेनिकल प्रोफेसर था। उसके बाद मैंने बैंक ज्वाइन किया, देन मैंने इसरो ज्वाइन किया। प्रांशु जी, आप बताइए कि हमारे बच्चे साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? सर एक्चुअली हमारे पास ऐसे चार मेरे ख्याल से ऐसे 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें ये पद ऑफ़र करते हैं। जैसे कि पहला इंस्टीट्यूट है इसरो, जहाँ से हम ये साइंटिस्ट का पद ले सकते हैं। अदर देन इसरो हमारे पास बार्क है, DRDO है और CSIR है। अगर आपको इसरो ही जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप ग्रेजुएशन कीजिए, और ग्रेजुएशन में हमारे यहाँ इंडिया में एक कॉलेज है IIST, वहाँ से आप ग्रेजुएशन कीजिए। और अगर आपका CGPA 7.5 से ऊपर है तो आप डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपका एक इंटरव्यू होगा उसी कॉलेज में, और वहाँ पे आप डायरेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट से जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाने से एक ये फ़ायदा है कि जो आप 4 साल ग्रेजुएशन करते हैं, वहाँ पे आपकी फ़ीस एक भी नहीं लगती है। अराउंड 1 लाख के अंदर आपका पूरा ग्रेजुएशन हो जाता है। उसके 4 साल के बाद अगर आपका CGPA 7.5 से ऊपर है तो वो डायरेक्ट आपको रिक्रूट करेंगे एज अ साइंटिस्ट पोस्ट। अगर आप IST से नहीं हैं तो आपके पास दूसरे क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर आप IST से नहीं हैं और इसके अलावा आप कुछ ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, जैसे IITs हो गए, NITs हो गए, रिप्यूटेड जो हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आप वहाँ से जा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे जो सेंटर्स, बेस्ट इसरो के सेंटर्स हैं, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं इन कॉलेजों से, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे भी नहीं हैं तो आप एक इसरो का सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड है ICRB, उसके थ्रू आप डायरेक्ट इसरो में जा सकते हैं। अगर आप इसरो में नहीं जा रहे हैं तो आप बार्क में जा सकते हैं। बार्क में भी जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ भी एक साइंटिस्ट की पोस्ट में आप काम करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसरो में आप स्पेस के लिए काम करते हैं, और जो हमारा बार्क है वो हमारे पास न्यूक्लियर रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो करता है। अगर आपको इसरो और बार्क नहीं जाना है तो आप DRDO जा सकते हैं। DRDO में भी हमारे पास, अगर आप साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए जाना है तो आप गेट दे सकते हैं, जो आफ्टर इंजीनियरिंग गेट का एग्ज़ाम्स होता है, वहाँ पे आप दीजिए। गेट के एग्ज़ाम के बाद आपका एक रिटन एग्ज़ाम, अगर आप गेट में क्वालिफाई हो गए तो एक सेपरेट लिस्ट निकलती है DRDO की। अगर आप उस लिस्ट के अंदर हैं तो वो आपको क्वालिफाई करेंगे और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाएंगे। वहाँ पे एक रिटन एग्ज़ाम होगा, देन इंटरव्यू।
आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अगर आप इसके बाद भी अगर आपको एक CSIR इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे जैसे कि हमारे नॉन टेक वाले बच्चे, जैसे BSc है, नेट क्वालिफाइड बच्चे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बायोटेक से रिलेटेड है, वो वहाँ पे जा सकते हैं एज अ साइंटिस्ट पोस्ट। तो ये इन चारों इंस्टीट्यूट पे आप जाके कि कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि हमारे देश को फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रांशु जी, इस प्रीसियस जानकारी को साझा करने के लिए। निश्चित तौर पे बच्चों को इससे बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इतना डिटेल में नॉलेज तो मुझे खुद ही नहीं है, क्योंकि आप उस फील्ड से हैं, इसलिए आप बच्चों को ये जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद। प्रांशु जी, श्रीहरिकोटा में जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, वहाँ पे अपने क्षेत्र से कितने लोग हैं? एक्चुअली सर, जिस लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज हमारे MP से केवल 2 या 3 बच्चे ही थे जो सिलेक्शन पाए हैं वहाँ पे जी। और अगर मैं प्रीवियस ट्रेंड्स भी देखूँ तो जो सिलेक्शन है वो अगर परसेंटेज के टर्म में बोला जाए तो बहुत कम है इधर साइड। उसका मेन कारण है कि सर हमारे पास अवेयरनेस नहीं है इस एग्ज़ाम्स का कि कैसे करना है, कैसे देना है। जैसे मैं ही अगर अपना एग्जांपल दूँ तो मैं पहले गेट कर रहा था कि मेरे को PSUs चाहिए या फिर मेरे को MTech करना है, लेकिन जैसे जैसे मैं वहाँ के लोगों से मिलता गया, उन्होंने बताया कि ये एग्ज़ाम है, आप ऐसे ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन का मोड तो सेम है, बस आपको एग्ज़ाम्स देना है। लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो कि हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्लस ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स ले रहे हैं जो आपकी क्रिएटिविटी चेक करना चाहते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है कि पेशेंस। एक्चुअली ये एग्ज़ाम्स हर एक साल में होता है, ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि जो इसका रिटन और इंटरव्यू का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी है। आप इंटरव्यू में जैसे अगर आप सिलेक्शन देखें तो 1:8 का चलता है कि आपको अगर एक सीट है तो 8 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए। मे भी एक बार हम सिलेक्शन ना ले पाएँ, लेकिन दूसरी या तीसरी बार ज़रूर लेंगे, क्योंकि हम एक बार फेल हो गए तो उस फेलियर पे हम वर्क करके दूसरी बार सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरी बार फेल हुई तो फिर उस पर वर्क करके ले सकते हैं। अगर हमारे पास पेशेंस है तो हम उस पोस्ट को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। प्रांशु जी, हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में, और क्या आप बच्चों को इसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? सर एक्चुअली अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले बोलूँगा कि जो हम बुक्स यूज़ करते हैं वो हमें एक जो बुक्स हैं वो एक स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे तो 10th के बाद चले गए कोटा या फिर बड़े जगह पे, वो समझ जाते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना है, लेकिन जो छोटे जगह पे रह जाते हैं वो नहीं जानते कि हमें कौन सी बुक यूज़ करना है, कैसे पढ़ना है। जैसे कि हम फिजिक्स या मैथ्स की बात कर लें तो हम वही नॉर्मली अगर देखें MP बोर्ड में तो हम शिवलाल पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो सबसे अच्छी बुक है SC वर्मा, हमें उससे पढ़ना चाहिए। मैथ के लिए जैसे देखें तो हमको RD शर्मा पढ़ना चाहिए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा बिल्डअप होता है। और इसके अलावा हमें बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, कोचिंग्स में पढ़ लिया फिर क्लास में पढ़ लिया, उसके बाद हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं। जैसे हमने कोचिंग्स में पढ़ा, उसके बाद जाके अगर हम बुक्स पढ़ें तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते हैं। ये है। दूसरा है कि हम डेडिकेशन से पढ़ें। हमें अगर पढ़ना है जैसे कि 24 घंटे हैं, अगर हमको पढ़ना है 4 घंटे तो हम 4 घंटे डेडिकेटेड होकर पढ़ें, कि हमें कुछ ये करके नहीं पढ़ना है कि हमें 4 घंटे केवल पढ़ने हैं। हम एक टॉपिक उठाए, हमको उसको ख़त्म करना है, वो टॉपिक कुछ दिन छोड़ देना है, जिससे कि आप पूरा एक ही दिन में या एक ही समय में आप वो पूरे टॉपिक को कवर करते हैं, जिससे कि पूरा नॉलेज आप वो कर सकते हैं। आपको दूसरे दिन फिर ये याद करने की ज़रूरत नहीं कि आपने कल क्या पढ़ा था, एक फ्लो में आपको पूरी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसलिए और तीसरी चीज़ है कि 11th और 12th में क्या होता है कि हमारे पास हम इतने अवेयर नहीं होते हैं, तो तीसरा काम है वो हमारा टीचर करता है। अगर हमारे टीचर अच्छे होंगे तो हमें एक सही ढांचे में मोल्ड करेंगे। अगर हमारे टीचर्स अच्छे नहीं हैं तो हमारा जो शेप है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा, मतलब हम उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे जहाँ हमारी काबिलियत है, जहाँ हम जा सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि ये 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले है कि क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा है डेडिकेशन टुवर्ड वर्क, एंड थर्ड इज़ योर टीचर। आपका टीचर कैसा है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके ग्रोथ में। ओके सर, जैसे कि ये मैंने बात बोली, इसके अलावा भी जैसे हमारा बेसिक कब से चालू होता है, जैसे हम 5th क्रॉस करते हैं, 6 से हमारे पास साइंस आ जाती है, मैथ्स आ जाती है। अगर हम उसी टाइम से
हमारा जो 6 का मैथ है, 6 की साइंस है, वो अगर हम एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें और पूरी बुक पढ़ें तो धीरे धीरे हमारा जो बेस है वो बिल्डअप होता जाएगा, क्योंकि हम 6th में 6 की साइंस और मैथ पढ़ें, क्योंकि हर जो क्लास है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं 6th में तो उसका जो एग्जाम्पल है या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वो हमको 7th में देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ट्यूशन तो ठीक है या फिर स्कूल ठीक है, उसके साथ हमें टीचर से डिस्कशन करके पूछना चाहिए कि सर इसके अलावा हम कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है और हम कैसे बुक्स को पढ़ें। एक्चुअली हमारे पास खामी ये है कि हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं। अगर हम बुक्स पढ़ना चालू कर दें तो बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर होना अपने आप चालू हो जाएं। तो हमें क्या है कि शुरू से एक गाइड लेने की ज़रूरत है जो आपको एक सही डायरेक्शन में गाइड करे, कौन सी बुक्स यूज़ करना है। जैसे हमारे पास बहुत क्या होता है कि आप छोटे जगह से हैं, आपको बुक्स नहीं मिलती हैं, आप नेट का यूज़ करके वो बुक्स निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट लीजिए या फिर आप PDF में उसको पढ़ना चालू कीजिए। जहाँ पे आपको कठिनाई आती है आप अपने गाइड से, आप अपने स्टूडेंट कोचिंग टीचर से उसको डिस्कस कीजिए और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो जैसे जैसे आप 6th to 10th जाएंगे आपका बेस बिल्डअप होता जाएगा और जैसे आप 11th में पहुंचेंगे तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का एप्लीकेशन है केवल 11th में, तो हमें वो चीज़ें फिर से 11th में नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या है कि अगर हम ये 10th तक अगर हम ये चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते हैं, जैसे हम 11th में जाते हैं डायरेक्ट अगर उसका एप्लीकेशन है तो हमारा जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक को लेकर वो कम हो जाता है और फाइनली हम उस टॉपिक में वीक हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब भी जिस भी क्लास में हो एक अच्छी बुक लें, उसको पढ़ना चालू करें और अपना बेस क्लियर करें। सुशी, जिस पोस्ट पे आप हैं बतौर साइंटिस्ट, उस पोस्ट के बारे में या उस पद की गरिमा के बारे में हमारे बच्चों को कुछ बताएंगे? सर जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो ये साइंटिस्ट पोस्ट है वो कुछ ही इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें ऑफ़र करते हैं, जैसे कि इसरो, बार्क, DRDO एंड CSIR। अब यहाँ पे जाने पे हमें ये फ़ायदा है कि आप अपना जो क्रिएटिविटी है आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी पूरी सुनी जाएगी, क्या आपका इनोवेशन या आइडिया है वो वहाँ पे सुना जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप जूनियर हो तो आपका आइडिया है वहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। ये पहला प्रॉफिट है, आप जो भी सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ तक ये है कि जैसे आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं तो वो आप सजेशन मांगते हैं, सीनियर्स हैं या फिर आपसे कुछ गलती हुई तो वो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप उसको सीखो और करो। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये पोस्ट है ये एक यूनिक पोस्ट है, क्योंकि इसमें पहली बात सीट्स कम है कुछ और ये 4 ही इंस्टीट्यूट्स हैं। और अगर हम देखें इसरो की तो इसरो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी टॉप में आता है, जो वर्ल्ड्स के प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे फ्री हैं, आप कुछ भी आइडिया दें आपका आइडिया सुना जाएगा, उस पर वर्क किया जाएगा। जैसे हमारे पास पहले रिसोर्सेज नहीं थे, अगर हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो हम उस समय पे जब इसरो चालू होने वाला था उस समय पे हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी विदाउट रिसोर्सेज उन्होंने अपना स्किल यूज़ किया और ऐसे ऐसे काम किए जिससे कि आज उस काम का बेस लेके हम पूरे काम कर रहे हैं। तो वो ये काम अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो ये काम देश के लिए कर रहे थे। अगर आप देखें तो वो डेडिकेटेड थे अपने वर्क की तरफ, वो डेडिकेटेड थे रिसर्च की तरफ। आप देखें वो इसरो में भी काम कर चुके हैं, DRDO में भी काम कर चुके हैं। तो कुछ ऐसे हमारे जो सीनियर्स हैं जैसे कि विक्रम साराभाई, सतीश धवन सर, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिस काम को आज हम बेस लेके अपना नया काम कर सकते हैं। आदरणीय प्रांशु जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन जानकारियों को ज़रूर सुनें और हमारी आशा है कि प्रांशु जी के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपको काम आए और दूसरे लोग भी साइंटिस्ट बने, ये ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद प्रांशु, धन्यवाद बेटा।